मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल एडवोकेट, बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे जो विश्वव्यापी चर्चा का विषय बना है, इजराइल ईरान युद्ध और उसके संभावित विकरालता के बारे में। और चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो अभी जो दुनिया में चर्चा का विषय है, इजराइल ईरान युद्ध और उसके क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इजराइल की स्थापना 1947 में पश्चिमी शक्तियों ने किया था और यहूदियों का मांग प्रथम विश्व युद्ध से पहले था कि हमको एक राष्ट्र दिया जाए, और उसको ब्रिटिश साम्राज्य ने और अमेरिका ने मानते हुए जो पहले उनका राष्ट्र था फिलिस्तीन, वहां पे एक इजराइल नामक राष्ट्र की स्थापना किया। यहाँ पे इतिहास कहता है कि इजराइल हजारों साल पहले भी फिलिस्तीन में था, एक राष्ट्र था यहूदियों का। और उनको हजारों सालों से, चाहे वो इब्राहिमिक रिलीजन के क्रिश्चियन लोग हों, चाहे इब्राहिमिक रिलीजन के मुसलमान लोग हों, दोनों ने उनको वहां से भगाया है। जहां उनका राष्ट्र था फिलिस्तीन, जो वर्तमान में इजराइल राष्ट्र है, उनको दोनों ने तक प्रताड़ित करके भगाया। वो दुनिया में फैल गए, पूरी यूरोप में और एशिया में फैल गए और खनाबदोज जीवन जिए। और खनाबदोज जीवन के साथ साथ अपने आप को डेवलप भी किया शिक्षा के, साइंस के क्षेत्र में। और अंततोगत 1947 में इजराइल नामक एक राष्ट्र बना। ईरान के इतिहास को चर्चा करें तो 1979 के इस्लामिक क्रांति के पहले ईरान में शाह रजा पहलवी का राज्य था, और वो राजा थे, किंग थे ईरान के। और 1979 में ईरान में आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति होती है। और उस इस्लामिक क्रांति की जो महत्वपूर्ण एजेंडा था, उसमें ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना करना। अब इस्लामिक गणराज्य की स्थापना करना उद्देश्य था, तो गणराज्य तो इस्लामिक नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी में ईच एंड एवरी पीपुल इज इक्वल होता है। तो इस्लामिक गणराज्य की स्थापना करना था। और दूसरा था कि जो क्रांतिकारी थे, इस्लामिक क्रांतिकारी थे, उनका मानना था कि शाह पहलवी का जो शासन व्यवस्था और समाज है, वो गैर इस्लामिक है, गैर इस्लामिक मानते थे उसको, और पश्चिमी परस्त मानते थे, जो इस्लाम और शरिया के विरुद्ध मानते थे उसको। दूसरा क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण एजेंडा था कि जो इजराइल नामक राष्ट्र 1947 में बनी है, उसको पूर्ण रूप से समाप्त करना, नष्ट करना, नेस्तनाबूद करना, इनका मेन एजेंडा था। वो एक यहूदियों के एक इजराइल राष्ट्र को स्वीकार ही नहीं करते हैं। और ईरानी क्रांति के बाद जो उसके प्रॉक्सी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल लें या राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन बोल लें, जो बना, लेबनान में बना हिजबुल्ला, वो बना 80 के दशक में, 1982 में। और गाजा पट्टी में बना हमास 1987 में।
और वही 80 के दशक में यमन में हूथी ऑर्गेनाइजेशन बना, और तीनों की स्थापना और उसकी जो वित्त पोषण करना, सहयोग करना, हथियार देना, प्रशिक्षण देना, सब ईरान ने किया। और ये तीनों दुनिया जानता है कि ईरान के प्रॉक्सी संगठन है। ईरान जब बना उस समय उनके एजेंडे में महत्वपूर्ण एजेंडा था कि इजराइल नामक राष्ट्र को समाप्त करना उनका उद्देश्य था। उसको नाजायज रियासत मानते हैं, इस्लामिक क्रांति के एजेंडे में था। इजराइल यहूदियों का जो राष्ट्र है वो नाजायज रियासत है, उनका एजेंडा था, और उसको समाप्त करना उनका एजेंडा था। अभी आप कल खामेनेई, अभी जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, आयतुल्ला खामेनेई, उनका जो नसरुल्लाह के श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने कहा है कि हमारा अंतिम लक्ष्य यहूदी और इजराइल नामक जो नाजायज राष्ट्र है उसको समाप्त करना। अब यहां पे आ जाती है कि जायज और नाजायज। यहूदी को ईरानी क्रांति में नाजायज माना है। हिजबुल्लाह के जो मैनिफेस्टो है उसमें इस्लामी निजाम की व्यवस्था करना, इस्लामिक गणराज्य का स्थापना करना, फिलिस्तीनियों को यहूदियों से मुक्त करा के इजरायली नामक राष्ट्र को समाप्त करके फिलिस्तीन को सौंपना, ये मैनिफेस्टो है हिजबुल्लाह की, जो लेबनान की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिससे अभी इजराइल लड़ रहा है। दूसरी यहां एक चीज बताना महत्वपूर्ण है, लेबनान नामक राष्ट्र जो बना 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो ये सीरिया के पार्ट था। और जो लेबनान जो राष्ट्र बना है वो ईसाई बहुल इलाका था। 1943 में 55% लोग वहां क्रिश्चियन थे, और बाकी जो थे वो 30% थे ये शिया और सुन्नी। और जो राष्ट्र बना उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अनुसार वहां का प्रेसिडेंट हमेशा क्रिश्चियन रहेगा, प्रधानमंत्री सुन्नी रहेगा, और हाउस का जो वहां का जो पार्लियामेंट है उसका स्पीकर रहेगा शिया। ये व्यवस्था स्थापित की गई थी। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको अवगत करा दूं, इसको नेगेटिव लें पॉजिटिव लें। जो लेबनान ईसाई बहुल इलाके को लेबनान नामक राष्ट्र बनाया गया था, उसमें जहां जो बना था उस समय माने 55% लोग क्रिश्चियन थे। वो 90 के आते आते 31% हो जाते हैं। जो वहां जो गृह सिविल वार होता है लेबनान में 75 से 90 तक, तो सब क्रिश्चियन लोग वहां कुछ मारे जाते हैं और सब भाग जाते हैं वहां से, यूरोप अमेरिका में जाके सेटल हो जाते हैं। और आज के डेट में मात्र 31% क्रिश्चियन है वहां। ये भी स्थिति है। यहां जब बात हो रही है इजराइल नामक नाजायज राष्ट्र की बात जो कर रहे हैं हिजबुल्ला, ईरान और ये हूथी, हमास जो कर रहे हैं, लेकिन यहां पे इनका भी एजेंडा देखिए। जो 55% था 40 साल में हो गया 31%। और ये बोलते हैं कि हम मानवता की बात करते हैं। दूसरी जो हमास जो ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ग्रुप है, जो अभी 7 अक्टूबर 23 में इजराइल में हमला किया, 1200 लोगों की हत्या किया गया,
नृशंस हत्या किया गया। उस हमास के भी मैनिफेस्टो में है इजराइल नामक राष्ट्र को नेस्तनाबूद करना, यहूदी जो समुदाय है उसको नेस्तनाबूद करना। वो सेम मैनिफेस्टो है हाउथी बोलें या हूथी बोलें, आतंकवादी संगठन जो यमन में है, उसके एजेंडा ही इजराइल नामक राष्ट्र को समाप्त करना और जो अरब खाड़ी है वहां पे संपूर्ण इस्लामीकरण करना इनका एजेंडा है। इवन ये जो हूथी संगठन है वो सऊदिया के जो राजा हैं और प्रिंस सलमान हैं उनको भी गैर इस्लामिक, उनके कार्यों को भी गैर इस्लामिक मानता है। और अभी पिछले 20 के पहले कई साल तक हौथी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात के बीच युद्ध भी हुआ है, अनिर्णित युद्ध हुआ। हौथी ईरान के सहयोग से मजबूत होता गया है और तीनों हमास, हूथी और हिजबुल्ला तीनों ईरान के प्रॉक्सी हैं। अब यहां पे आता है कि पीएलओ जो माने फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत पहले बन गया था 70 के दशक में, और पीएलओ इजराइल के बीच में जो ओस्लो एक्कॉर्ड होता है उसमें इजराइल और फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जो समझौता होता है, ओस्लो समझौता, शांति समझौता, उसमें दोनों टू स्टेट थ्योरी, दो राज्य के सिद्धांत को भी मान जाते हैं और एक स्टेट के रूप में बहुत सारे देशों ने मान्यता भी दिया, रिकॉग्नाइज किया। और वो अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति भी गए थे। लेकिन ओस्लो एक्कॉर्ड को ना ईरान मानता है, ना हमास मानता है, ना हिजबुल्ला मानता है, ना हूथी मानते हैं, उनके जितने प्रॉक्सी। आज तो संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच बाइलेटरल रिलेशन हो गया है, लेकिन ये दोनों नहीं मानते हैं इस ओस्लो एक्कॉर्ड को। एक दुनिया इस निष्कर्ष में पहुंचा कि इन दोनों के बीच समझौता होना चाहिए और फिलिस्तीन नाम के एक राष्ट्र भी बननी चाहिए। और ओस्लो एक्कॉर्ड में टू स्टेट थ्योरी को मानते हुए दो फिलिस्तीन को एक अलग राज्य की मान्यता भी दिया गया था। यहां पे एक चीज आती है कि पीएलओ हो, चाहे ईरान हो, चाहे हमास हो, हिजबुल्ला हो, ये सब मानते हैं कि हमारे खिलाफ यहूदी अत्याचार कर रहे हैं और इजराइल अत्याचार कर रहा है। लेकिन आज तक जितने युद्ध हुआ है, चाहे 48 का अरब इजराइल युद्ध हो, चाहे 67 का युद्ध हो, चाहे 73 का अरब इजराइल युद्ध हो, चाहे अभी लगातार जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, उसमें शुरुआत अरब के लोगों ने किया है, फिलिस्तीनियों ने किया है। हालांकि जो जो जब 1947 में बनी इजरायली नामक राष्ट्र और उसको एरिया जो दिया गया था, लगभग 45% एरिया दिया गया था, जो अभी टोटल फिलिस्तीन और इजराइल मिल का जो एरिया है, दोनों का जो टोटल एरिया है, उसमें 45% दिया गया था, 48% फिलिस्तीन को दिया गया था। लेकिन जब जब इन्होंने छेड़ा है यहूदियों को, इजराइल को, अरब के लोगों ने, फिलिस्तीन के लोगों ने, उन्होंने एरिया बढ़ाया है। अभी आप देखेंगे जो लेबनान में साउथ एरिया को, दक्षिण भाग को खाली करवा रहा है और जो इजराइल की सेना वहां जो घुस गई है,
और वो बोल रहे हैं कि 30 किलोमीटर एरिया को बफर जोन बनाएंगे। तो उनका लॉजिक आज के डेट में गलत नहीं है। अभी हमास ने हमला किया, टेररिस्ट अटैक किया इजराइल पे और 1200 लोगों को मारा, तो उसके बाद उस सैनिक एक्शन शुरू किया, पूरा नेस्तनाबूद कर दिया गाजा पट्टी को। और इस दौरान पिछले साल भर से हिजबुल्ला हमला कर रहा है। हिजबुल्ला हमला किस लिए कर रहा है? कि इजराइल नामक राष्ट्र को समाप्त करना चाहता है। कहां पे? ये अरब की खाड़ी से, और इसलिए हमला कर रहा है। जो हिजबुल्ला लेबनान है उससे कोई उनका सीमाई विवाद नहीं है, और विवाद था, कब्जा किया था पहले 2006 में जो एग्रीमेंट हुआ लेबनान और यूएनओ और इजराइल के बीच में, वो खाली कर दिया। और उस वार भी हुआ उसमें, उसके वार भी हुआ और अंत में समझौता भी हुआ और खाली कर दिया। और आज जो स्थिति हुई है अभी, एक माने अक्टूबर के जो 200 मिसाइल हमला किया है ईरान ने इजराइल के ऊपर, और उसका जो डिफेंस सिस्टम है उसने तो अपने को डिफेंस कर लिया, लेकिन इसके पहले भी हुआ था जो अप्रैल में हमला, उस समय गाजा पट्टी में अभियान में, सैनिक अभियान में था इजराइल, इसलिए कुछ नहीं किया। आज उसका दूसरा एजेंडा है हिजबुल्ला को समाप्त करना, और समाप्त करके छोड़ेंगे और नेस्तनाबूद करके छोड़ेंगे। इसके बाद हो सकता है, ऐसे मीडिया में चल रहा है कि 2-3 दिन में ईरान पे जो हमला करेगा आज इजराइल, तो वो जो हमला होगी भयानक होगी। और उसके जो ऑयल रिफाइनरी हैं और उसके एटॉमिक साइड हैं, परमाणु संस्थान हैं, उनको तो नष्ट करेगा ही करेगा ही। सैनिक अड्डे हैं उसको तो करेगा ही करेगा। लेकिन इजराइल के आज तक की जो रही है, उसका जो व्यू रहा है और उसका जो रहा है एग्रेशन, तो मेरे को लगता है ऐसे ही खाली शांति समझौता कुछ से तो होना नहीं है। शांति समझौता तो हो ही नहीं सकता। सबसे बेहतर जो था वो ओस्लो एकॉर्ड था, इस ओस्लो समझौता था, जिसमें टू स्टेट थ्योरी को मान गया था, बीच में शांत भी हो गए थे। अगर मेरे को लगता है कि ईरान उसमें हस्तक्षेप नहीं करता अपने प्रॉक्सी के माध्यम से, हिजबुल्ला, हूथी, हमास के माध्यम से, तो शांतिपूर्वक लोग चलते रहते। यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इजराइल गलत नहीं है। इजराइल भी अपने सीमा को एग्रेशन करके और आतंक फैला के उसने भी बढ़ाया है, लेकिन हर युद्ध की शुरुआत फिलिस्तीनियों ने, अरबियों ने किया है। तो यहां पे हम सिर्फ इजराइल को गुनाहगार नहीं ठहरा सकते। अभी शांतिपूर्वक चल रही थी, हालांकि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हमेशा था, जो हमास ने हमला किया और इजराइल में दहशत फैलाने का प्रयास किया। ये नहीं होता तो स्थिति नहीं होती, और गाजा पट्टी भी डेवलप्ड हो गया था बढ़िया। तो इसका समाधान दोनों के जो रवैये हैं, दोनों के जो व्यू हैं, दोनों के जो एजेंडा है, ईरान उसमें ज्यादा उसका एजेंडा एग्रेसिव है, क्योंकि वो इजराइल नामक राष्ट्र को स्वीकार ही नहीं कर सकता। और उसी के अनुसरण करते हुए उसके तीनों जो प्रॉक्सी हैं, हमास, हिजबुल्ला, हूथी, वो लोग भी, उनका अंतिम लक्ष्य है इजराइल नामक राष्ट्र को समाप्त कर देना। तो आज इजराइल और यहूदी जो कम्युनिटी है, यहूदी समुदाय है, वो, उसको एक राष्ट्र मिला है इजराइल नामक राष्ट्र, और उनके 2000 साल के संघर्ष के बाद मिला है। और टेक्नोलॉजी के मामले में
दुनिया के विकसित और सुपर डेवलप्ड कंट्री है इजराइल। अमेरिका में उसका डायस्पोरा है, अमेरिका में प्रभाव है। तो आज के डेट में इसका समाधान इजराइल नामक राष्ट्र को समाप्त करके तो हो ही नहीं सकता। इजराइल इतना पावरफुल है कि अभी जो संभावित युद्ध में है उसमें अगर जो संभावना है वैसे युद्ध हो गया तो ईरान 40 साल पीछे चला जाएगा, 50 साल। उसके जो परमाणु योजना है वो खत्म हो जाएगा, इसको भी मान के चलिए। तो भारतीय मीडिया में सब चलता रहता है कि ये हिजबुल्लाह ऐसा है वो है। तो मैंने इतिहास के जो फैक्ट हैं उसके साथ विश्लेषण करने का प्रयास किया और इन दोनों के बीच समाधान का तरीका और रास्ता ओस्लो एकॉर्ड ही है। और दोनों जिस एजेंडे पे हैं कि ईरान बोलता है, ईरान के प्रॉक्सी बोलते हैं कि इजराइल को समाप्त कर देंगे, संभव नहीं है। और इजराइल समाप्त होगा उस दिन और जो ईरान है उसके प्रॉक्सी हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे पूरी तरह। इजराइल को तो समाप्त कर ही नहीं सकते। तो समाधान इसका सिर्फ ओस्लो एकॉर्ड है। और ये जो युद्ध होगा अभी तो भयानक होगा और इजराइल बदला लेके रहेगा। इजराइल उसके परमाणु संस्थान को हमला करे या उसके रिफाइनरी को करे या उसके सैनिक अड्डों को, सैनिक ठिकानों को करे, वो करेगा। और ईरान को भी बहुत खोना पड़ेगा, इजराइल को भी खोना पड़ेगा, लेकिन ईरान को भी खोना पड़ेगा। तो मैं आज ईरान इजराइल युद्ध और उसके क्या भयानक हो सकता है इसके बारे में चर्चा करने के लिए आया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।